अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूएस डायरीज। आज वो दिन आ गया है जिस एपिसोड का आपको सबको बहुत इंतज़ार था। आज मैं वो एपिसोड बनाऊंगा। बेसिकली दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी अबाउट लाइक हाउ यू कैन कम टू यूएसए एज अ स्टूडेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट टेक्स यू टू दिस वे। सो मैं इसमें काफ़ी डिटेल में बात करूंगा। ये टॉपिक काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसके लिए मैंने नोट से बनाए हैं। यहाँ पे मैं अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन ये पॉइंट्स सिर्फ इन पॉइंट्स की हद तक नहीं है। इसमें हर पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स इन्वॉल्व हैं। सो वो डिटेल्स अगर मैं बताने बैठ गया तो इट्स गोना बी अ वेरी एक्सटेंसिव वीडियो। इट्स गोना बी लाइक अराउंड 2 to 3 hours maybe like at least more than 1 hour. So what I'm gonna do is I'm gonna just list down those steps और उनके ऊपर डिटेल वीडियो, उन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन अप माय वर्ड फाइल। सो द फर्स्ट थिंग इज यूएसए कैसे आना है। तो उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्टेड होंगे, कुछ लोग होंगे जो कनाडा से रिजेक्टेड होंगे, कुछ लोग फिर अमेरिका आना चाह रहे होंगे, और कुछ लोग उनमें से वो हैं जो डायरेक्टली पहली बार अमेरिका अप्लाई करें। तो इधर देखें, अब इसमें मैं इस पॉइंट पे ही अगर बोलना शुरू कर दूँ ना, इतने पॉइंट्स हैं, इतनी बातें हैं कि ये वीडियो कोई घंटों में चली जाएगी। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ रखूँ। सबसे पहली बात दो कि ये वीडियो यूएसए के ऊपर है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अपना माइंड क्लियर करो और आप डिसाइड करो आपने किस कंट्री में जाना है। यूएसए it's a big shot, no doubt it's a big shot, it's a superb destination, a land of opportunities, no doubt, all those things are true. लेकिन इसका सेटबैक भी बहुत बुरा हो सकता है, और अगर वीज़ा लग गया तो ऑब्वियसली वारें नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको दोनों तरीके से देखना चाहिए। तो मेरी पहली राय यह है कि ज़रा सोच समझ के कंट्री डिसाइड करना। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी बात में मैं आपको समझा सकूँ। वो ये है कि देखो, यूएसए को फ़र्क नहीं पड़ता आप किधर से रिजेक्टेड हो। सॉरी, यूएसए को फ़र्क नहीं पड़ता आप किधर से रिजेक्टेड हो, वेदर यू रिजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वेदर यू रिजेक्टेड फ्रॉम कनाडा और यूके और व्हाटएवर इट इज। यूएसए को कंसर्न है कि वो आपको देखेंगे, आपके बैकग्राउंड को देखेंगे, एज इन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। आपके रिजेक्शन से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और वो आपको वीज़ा, यूएसए का वीज़ा, बाय द वे हम F1 वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। तो F1 वीज़ा बेसिकली स्टडीज़ वीज़ा होता है, जिसके ऊपर आप अपने मास्टर्स या बैचलर्स के लिए आते हो तो आपको F1 वीज़ा मिलता है। तो आज मैं F1 वीज़ा के ऊपर बात करूँगा। तो खैर, यूएसए को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किधर से रिजेक्टेड हो, किधर से नहीं रिजेक्टेड हो, लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड एज बाकी कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ता है कि आप यूएसए से रिजेक्टेड हो या नहीं हो। आपने इस बात को गौर करना है। मेरा पॉइंट ये है कि बजाय आप यूएसए से रिजेक्ट होकर बाकी कंट्रीज़ अपने ऊपर बंद कर लो, तो पहले बाकी कंट्रीज़ में अप्लाई कर लो। अगर आपको नहीं मिलता तो यूएसए में अप्लाई कर लो। यूएसए में फिर भी अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस उतने ही हैं जितने पहले थे, ये नहीं है कि कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यूएसए से रिजेक्टेड और फिर आप बाकी कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हो तो उधर आपको चांस कम होगा। यूएसए के वीज़े में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्हें इससे बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने यूएसए में पहले अप्लाई किया था या नहीं किया था। तो बात वही है कि यार पहले अपना कंट्री थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड करना। नो डाउट आप आओ यूएसए में वो नहीं कहता कि भाई यूएसए ना हो। जैसे आपने सुना ही होगा, सारे कह रहे होते हैं भाई इस कंट्री में ना हो, बड़ी मुश्किल है, ये है वो है। मैं कहूँगा यूएसए आओ, यूएसए बेस्ट लोकेशन है। और मेरी सिटी में आओ तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना फेवर दे सकूँ उतना फेवर दूँ, सेटल होने में जितनी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूँ। तो पहला मेरा पॉइंट यही है कि कंट्री डिसाइड करो। ठीक है, कंट्री डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री के ऑप्शंस मोस्टली जो हैं वो यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूरोप है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने वाला हूँ। इवन पूरी वीडियो में सिर्फ इसी पॉइंट पे एम्फसाइज करने वाला हूँ, और वो है खुदारा सिर्फ यूएसए के लिए, प्लीज़ फॉर गॉड सेक यूएसए के लिए किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। प्लीज़ आई रिपीट, यूएसए के लिए किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। मेरी पूरी जर्नी, मेरी पूरी स्ट्रगल और मेरी इस वीडियो का भी आप कोई क्रक्स निकालना चाहते हो ना, तो वो ये है, मैं आपको खुद दे देता हूँ। इस वीडियो से आप कुछ नहीं सीख रहे, ना सीखो, सिर्फ एक बात सीख लो। किसी और मुल्क के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए प्लीज़ किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। आपने किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और क्यों नहीं जाना, इस पे हज़ारों वजह है मेरे पास, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि बेसिकली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना,
मोस्टली लोग कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल उसके सामने तब आती है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो लोग एक बार पहले स्कैन कर चुके होते हैं। थोड़ा सा सोचो इसके ऊपर कि इतना एडवांस कंट्री है, ऐसे तो नहीं होगा कि वो बिना जज किए भाई आपको दे दे। तो वो आपकी स्टडी करते हैं चीज़ों को, दो कि वो मुंह से बोलते होंगे कि नहीं करते, बट आई पर्सनली बिलीव वो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट वो करते हैं। ऐसा नहीं आपको वो ऑन स्पॉट इतना इरेशनली वो किसी को वीज़ा नहीं देते। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो एक DS-160 फॉर्म फिल करना होता है। तो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू वो फॉर्म फिल करा रहे हो, या उसका नेट यूज़ करके, उसका लैपटॉप यूज़ करके आप वो फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो IP एड्रेस उस बंदे के पास चला जाता है, USA एम्बेसी के पास चला जाता है, और उस IP एड्रेस के ऊपर कई ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए होते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है ये कंसल्टेंट के थ्रू आता है, ये बंदा कंसल्टेंट के थ्रू आया, तो आपके चांसेस वैसे ही कम हो गए। DS-160 फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो कि ये डिक्लेयर करता है, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हो कि मैंने ये फॉर्म खुद फिल किया है, इसमें मेरी किसी ने हेल्प आउट नहीं किया, अनटिल अनलेस आपको इंग्लिश नहीं आती है। सिंस यू आर अप्लाइंग फॉर स्टडी वीजा एंड सिंस यू आर गोइंग फॉर योर मास्टर्स एंड बैचलर्स, ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आती है, ऑब्वियसली आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, समझ आ रहा है पेपर फॉर्म क्या है, तो ऑब्वियसली वो फॉर्म आपने खुद फिल करना है। वो फॉर्म आपका कंसल्टेंट नहीं फिल कर सकता। और देखो, आप किसी की हेल्प लोगे ना, वो आपकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी कि इसने इसकी हेल्प ली है। तो खुदारा मैं हर पॉइंट के बाद यही बात करूंगा, प्लीज प्लीज कंसल्टेंट के पास ना जाना। वो जिस चीज के आपसे पैसे ले रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर आपने वाकई कंसल्टेंट को पैसे देने हैं ना, तो बिलीव यू मी, वो पैसे मुझे दे दो। मैं आपकी हेल्प आउट नहीं कर रहा हूँ वैसे, लेकिन वो पैसे मुझे दे दो, क्योंकि वो वेस्ट हैं आपके पैसे। एटलीस्ट मेरे पास होंगे तो एटलीस्ट तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो तुम्हारे वेस्ट नहीं हो रहे पैसे, ठीक है ना। खैर, जोक्स अपार्ट, प्लीज उसके पास नहीं जाओ, प्लीज़ यार, कंसल्टेंट के पास नहीं जाओ। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, मैं अपना लिंक्डइन कह रहा हूँ, हाँ लिंक्डइन पे भी मैं आता हूँ। अपना इंस्टाग्राम की ना प्रोफाइल डालूंगा, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में नीचे डालूंगा, काइंडली मुझे उधर मैसेज कर लो और मुझे रीच आउट करो। मैं आपको हर तरीके से USA के लिए, स्पेसिफिकली USA के लिए हेल्प आउट करूँगा। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग तुक्का लगा रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा छक्का लग जाए F1 वीज़ा का, तो ऐसा नहीं होगा बॉयज़। सॉरी फॉर दैट। आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और इसमें कैसी मेहनत है, अगेन मैं उस मेहनत के ऊपर आऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, और ये वीडियो तकरीबन घंटे से भी ऊपर लंबी चली जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं जल्दी वाइंड अप करता हूँ। अगेन, कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, USA के लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। खैर, नेक्स्ट आ जाओ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आप अपने बैचलर्स के लिए आ रहे हो या अपने मास्टर्स के लिए आ रहे हो, ऑब्वियसली, तो या PhD के लिए। यहाँ पे लोग PhD के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि PhD में आपको, मैं आपको बताऊँ, आपको PhD में वीज़ा मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, आपको असिस्टेंटशिप मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको मास्टर्स के लिए कोई कम ही लोग असिस्टेंटशिप देंगे, हाँ PhD के लिए दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक मास्टर किया हुआ है। लेकिन प्रेफरेबली अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो गो फॉर मास्टर ऑफ साइंस, जिसमें आपने थीसिस लिखना होता है। मास्टर ऑफ सिंपल मास्टर डिग्री जो है ना, उसको ये लोग थोड़ा सा कम कंसिडर करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, इसमें बहुत डिटेल है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, देखो आप अमेरिका आ रहे हो, अमेरिका में मैं देख रहा था कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अराउंड 4,400 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हज़ारों में यूनिवर्सिटीज़ हैं। जहाँ हमारे पाकिस्तान में गिनी चुनी 5, 6, 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ यहाँ पे 4,400 समथिंग करके यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5,000 के अराउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के मैट्रिक पास को भी एडमिशन दे देंगी। आई रिपीट, यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में मैट्रिक पास को भी एडमिशन दे देंगी। तो बेसिकली कंसल्टेंट क्या करता है, आपका ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा देता है, और आपको कहता है, ओ भाई आपका तो क्या कहते हैं, USA की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। USA की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना इज़ not a big deal at all, to be very honest. I'm being very sincere to you. So इसके अंदर काफ़ी चेक्स हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में काफ़ी चेक्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में क्या चेक्स हैं, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं आपको हर पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। I'm just gonna walk you through all the major steps that are involved in getting US student visa, to be honest. सो पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो। यूनिवर्सिटी इस तरह मैंने आपको बताया ना, मैं इधर यहाँ पे कंसल्टेंट्स की बहुत बुराई करने वाला हूँ, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है, और वो आप लोगों का काट रहे हैं। इन शॉर्ट, वो आप लोगों का काट रहे हैं। समझ जाओगे काट रहे हैं का क्या मतलब है, तो आप लोगों का काट रहे हैं। एटलीस्ट अगर USA के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो पुट योर 100% इन इट।
और खुद करो जो करना है, किसी से मदद ना लो प्लीज़। खुदारा कंसल्टेंट से दूर रहो। यूएसए के लिए कोई कंसल्टेंट अप्रोच कर रहा है ना, उसको कहो भाई नहीं तू रहने दे, अगर इतना तू मेरा वीज़ा लगवाने वाला होता, तेरा खुद लग गया होता, तू जा चुका होता। कंसल्टेंट हमारे मुल्क में ऐसे चल रहे हैं जो कि जिनके वीज़े लग नहीं रहे या वो खुद जा नहीं पा रहे, तो ये सी हैं, कंसल्टेंट से दूर रहना। खैर, आप पहले सेलेक्ट करते हो यूनिवर्सिटीज़, और एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते हो क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ यू हैव अप्लाइड इनटू। सो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। मैंने 3 में किया था, मैं अपनी स्टोरी बाद में आपको सुनाऊंगा। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो, और एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। एक सेकेंड रुकना, मैं अपना सेकंड पॉइंट देख लूँ। स्पेसिफिकली फॉर द यूएसए डोंट गो टू कंसल्टेंट प्लीज। ओके, सो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपकी ट्रांसक्रिप्ट लगती है, आपका आइल्स का टेस्ट लगता है, और मे बी डिग्री लगती है, और आपका पासपोर्ट लगता है, और एंड दैट्स इट आई बिलीव। ये 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, 4 डॉक्यूमेंट हैं आई बिलीव। यूएसए के लिए किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, नॉट एट ऑल। सो ये भी आपको मैं ख्वारी से बचा रहा हूँ कि यूएसए का प्रोसेस सबसे आसान है। मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने उस प्रोसेस के ऊपर तकरीबन 6 महीने लगाए थे, और सही ज़ोरों शोर से लगाए थे, और खैर थिंग्स कुडंट वर्क आउट इन माई वे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यूएसए के लिए आइल्ट स्कोर नो बैंड शुड बी लेस देन 6। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, एडमिशन्स में गए, एडमिशन्स में प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, अप्लाई पे गए, अप्लाई पे जाके वो कहेंगे आपके ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मीट कर रहे हो अगर आप, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर दो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर दो और आप सबमिट कर दो अपनी एप्लीकेशन। वो अराउंड 2 to 3 वीक्स लेते हैं ये लोग। मे बी हाथ मारो महीना ले लेंगे, लेकिन महीना लेते नहीं है। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के पीछे लगा रहा था, तो एक ने मेरा रिजल्ट मेरे ख्याल है 1.5 हफ्ते बाद दे दिया था, और एक ने मुझे रिजल्ट दिया था तकरीबन 3 हफ्ते, मैक्स 3 हफ्ते बाद दे दिया था। तो हाँ, बाय द वे, अगर आपने इधर यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी आपकी क्यूरी है रिगार्डिंग एडमिशन, रिक्वायरमेंट्स, फी, समथिंग, एनीथिंग, सो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली ईमेल जो है ना, उसके ऊपर मेल कर दो। ये मेल्स के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, और ये मेल के थ्रू ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मैं भी यहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कोई बात करनी हो तो मैं उनके पास इन पर्सन नहीं जाता, मैं उन्हें सिर्फ मेल रख देता हूँ कि दिस इज माई कंसर्न एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गेट इन टच विद यू, एंड दे विल बी लाइक ओके दैट्स फाइन, दैट्स हाउ यू गोना डू इट। वो हमें स्टेप्स बता देते हैं, तो वो आप लोगों के साथ भी सेम यही करेंगे। उन्हें रीच आउट करो मेल के थ्रू, एंड दे गोना आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए कंसल्टेंट की अगेन ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट को कहो भाई नहीं, तूने अप्लाई करना है ना, तो तू अपने बच्चे मुझे दे दे, मैं अप्लाई कर देता हूँ, 50-50 कर लेते हैं। आई स्वेयर ये बहुत आसान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप जाना है कंसल्टेंट के पास जाओ, कनाडा के लिए कंसल्टेंट के पास जाना है जाओ, अमेरिका के लिए मर के भी ना जाना। आपका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्टेड समझो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्लियर कट वर्ड्स में बता रहा हूँ। खैर, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, दैट्स इट। अब आपको 2 हफ्ते बाद जी आपका एक्सेप्टेंस रेट के ऊपर आपको या तो एडमिशन मिल जाएगा या एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एडमिशन मिल जाए तब भी अच्छी बात है, ना मिले तब भी बुरी बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज यू कैन गेट इनटू, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आपको एक में नहीं मिला तो दूसरी में मिल जाएगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ, अब आप हार्वर्ड या आप लोग MIT या स्टैनफोर्ड में अप्लाई करना, प्रिंसटन में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। उनका 7% है, मतलब आई बिलीव प्रिंसटन का 7% है एक्सेप्टेंस रेट, MIT का 4.1% है या 3.9% है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको फॉर इंस्टेंस एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, अब अगला क्या है? नाउ दे गोना आस्क यू फॉर फाइनेंसेस। आपको वो भेजेंगे कि जी आपको हमने कंडीशनल एडमिशन मिलेगा। कंडीशन क्या लगी होगी? या तो उस पर आइल्स की कंडीशन लगी होगी, क्योंकि आप इन द फर्स्ट प्लेस बिना आइल्स के भी एप्लीकेशन जमा करा सकते हो कि एटलीस्ट मुझे मेरे एकेडमिक्स के ऊपर मुझे एडमिशन दे दो। वो उनके ऊपर रिक्वायरेंगे कि भाई आइल्स दो और फाइनेंसेस दो। तो अब आपने ये 2 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने। पहले आप आइल्स के प्रोवाइड कर दो। आइल्स में आपको मैंने अगेन बता रहा हूँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ओवरऑल 7 बैंड होता है और ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6 होता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, तो इतना तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ही भाई। अब यूएसए में जा रहे हो, इधर हार्डली कोई उर्दू बोलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इधर आपको इंग्लिश की वजह से ही बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपको फाइनेंसेस आएगी, उसमें फाइनेंसेस में आपसे पूछा जाएगा कि एक पूरे साल की फ़ीस और एक पूरे साल की फ़ीस और एक पूरे साल की लिविंग और एक पूरे साल की हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। इतने कोई बिग अमाउंट होती है।
तो ये अमाउंट आपको शो करवानी है। इसका भी जुगाड़ है, इसका भी थोड़े से तरीके हैं कैसे इसको करते हैं और कैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ हर पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वॉल्व है, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा। आप फाइनेंसेस दिखाते हो, आपको उन्होंने कह दिया फॉर इंस्टेंस दे हैव आस्क्ड यू टू शो $50,000 अमेरिकन डॉलर्स। सो अब आपने ये $50,000 अमेरिकन डॉलर्स शो करवाने हैं। मज़े की बात है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए आपका जो स्पॉन्सर है वो आपके फादर मदर ब्रदर में से होना चाहिए, लेकिन अमेरिका के लिए आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। हाँ, आपके पड़ोसी भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके दोस्त के अब्बा जी भी हो सकते हैं, आपके अब्बा जी भी हो सकते हैं, और अब्बा जी के भी अब्बा जी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, भाई का ससुर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन शॉर्ट कोई भी हो सकता है। सॉरी मुझे इतने ज़्यादा रिश्ते मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बताना ये चाह रहा था, कोई दूर दराज का अंकल भी है, रात चलता भी है ना, वो भी अमेरिका के लिए आपका स्पॉन्सर हो सकता है। लेकिन अगेन उसके ऊपर आपको आपके वीज़ा चांसेस लो हो जाएंगे। देखो, हर चीज़ को आपने टेक्निकली टैकल करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले आपने देखना है, अच्छा आपकी यूनिवर्सिटी की स्टेज है, बेसिक गोल आपका F1 वीज़ा इंटरव्यू होना चाहिए। देखो इस तरह जा रही है, हर चीज़ आपकी जाके लिंक्ड होगी F1 वीज़ा इंटरव्यू के साथ। इसको आपने क्रैक करना है, F1 वीज़ा इंटरव्यू को क्रैक करना है। इसको क्रैक करने के लिए आपको स्टेजेस में डिवाइड कर लो। ओके, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, स्पॉन्सर अच्छा चूज़ करना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे रखने हैं, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखनी है हर तरीके से। यूनिवर्सिटी में आ जाओ, अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कैसे कैसे जाना है, तो मेक अ ब्रांचेस, मेक अ फ्लो चार्ट काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने क्या किया हुआ था, मैं एक स्प्रेडशीट बनाई हुई थी मैंने, और उसके अंदर मैंने लिखा हुआ था, मतलब इस तरह मैंने ना अपना ब्रेक डाउन किया हुआ था। अच्छा ये है, इसको मैंने यूँ टैकल करना है, अच्छा नाउ इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़, इसको मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह अप्लाई करना है, ऑल दोस थिंग्स। सो यू हैव टू पुट इन एफर्ट इन देयर टू गेट F1 वीज़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ऐसे नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना प्रोसेस सारा खुद किया था। अगर मैं कर सकता हूँ ना, आई बिलीव यू मी, आप लोग भी कर सकते हो। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, $50,000 फॉर इंस्टेंस उन्होंने आपको कहा कि दिखा दो, और आपने वो दिखा दिए, समहाउ समवेयर, लाइक आपने दिखा दिए। अब अगला स्टेप क्या है? नाउ आपने वो 50,000, आपने बस वो करना है, आपने एक स्पॉन्सर लेटर बनाना है। माँ बाप होगा और भाई होगा तो स्पॉन्सर लेटर चाहिए भी नहीं होता। अगर इनके अलावा कोई है तो एक स्पॉन्सर लेटर बनवा देना है, मतलब मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप लेटर, व्हाटएवर इट इज, वो आपने बना के वो, और एक डॉक्यूमेंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट लगा देनी है। 2-3 महीने पुरानी भी चलेगी, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने तक की चलती है। 1 महीना पुरानी लगा दो, एक बार पैसे रख के बैंक स्टेटमेंट लगा के वो दिखा दो, चल जाएगी, ये इशू नहीं होता। आपको I-20 मिल जाता है। I-20 वो लेटर है जिसके ऊपर आप USA में स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकते हो, जिसकी बेसिस के ऊपर आप USA में स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकते हो। बेसिकली I-20 वो लेटर है जिसकी वजह से आप USA में रह सकते हो। देखो, वीज़ा मिलेगा, आप USA में एंटर कर सकते हो, लेकिन एंटर करने का ये मतलब नहीं आप रह सकते हो। F1 वीज़ा के ऊपर आप रह नहीं सकते अनटिल अनलेस आपके पास वैलिड I-20 नहीं है। देखो, F1 वीज़ा फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि F1 वीज़ा मिलता है आपको 5 साल के लिए, लेकिन I-20 आपको 2 साल के लिए मिलता है। तो 2 साल की जैसी डिग्री का अगला दिन शुरू होगा, आप ग्रेजुएट करके उससे अगले दिन आप इलीगल कंसीडर होगे। अमेरिका में आप इलीगल कंसीडर होगे। खैर, ये बात की बहस है, मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। I-20 की बेसिस पे आप वीज़ा फाइल करोगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, I-20 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, I-20 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कंसल्टेंट आपके साथ यही तो गेम करते हैं, I-20 ले देते हैं एंड बी लाइक, ओए I-20 मिल गया, मतलब 75% ऑफ द वर्क तो ऑलरेडी डन है भाई। अब सिर्फ मैंने वीज़ा में इंटरव्यू करना है, मेरा ऑलरेडी मास्टर्स की एप्लीकेशन गई दी है, तो फिर तो बस इजी सीन्स है, मेरा तो वीज़ा लगा पड़ा, मैं तो USA गया पड़ा हूँ। क्योंकि आप USA के कुछ पेजेस हैं, वो ज्वाइन करो, आपको अंदाजा होगा कि कितने रिफ्यूज़ल आते हैं। बहुत रिफ्यूज़ल आते हैं। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा और यू हैव टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट। बेसिकली फिर आप जाते हो, आपको दो फीस भरनी होती है। यहाँ पे पहली फीस, यहाँ पे पहला पैसा लगेगा आपका, इससे पहले आपका कोई पैसा नहीं लगा। अभी तक मैंने आपको बताया कुछ पैसा लगा, आपका नहीं लगा। यार आप देखो, वीज़ा किसी भी मुल्क का फाइल करोगे उसमें पैसे तो लगने हैं, तो ये बस वही पैसे हैं। एक सर्विस स्टेटस होता है, सर्विस स्टेटस मेंटेन करना होता है बेसिकली। ये अंदर की बातें हैं, इसको मैं नहीं जा रहा, इससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है। सर्विस फीस आपने पे करनी है, दैट इज अराउंड $360 वो पे करने हैं आपने। फिर ये अपना इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले तक भी पे कर सकते हो, ये फौरन नहीं पे करने। हाँ, DS-160 फॉर्म फिल करने के लिए या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए DS-160 फॉर्म आप फिल करोगे। ये एक फॉर्म है जिसके अंदर आप अपने तकरीबन 4-5 पेजों का ये फॉर्म है, इसमें आप आधा घंटा लग जाता है फिल करने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसके ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर टाइम बना तो, अगर आपने रिक्वेस्ट की तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। ये आप फिल करते हो, ये फॉर्म आप फिल करने के बाद आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। आपको एक नंबर होता है, वो अलॉट होता है, उसके बेसिस पे आप एक अपना पेज बनाते हो यूएस के वीज़ा साइट के ऊपर। यूएस आई डोंट नो GOV स्टेट समथिंग करके कोई वेबसाइट है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो उधर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हो। और अपॉइंटमेंट के अप्लाई आप तब कर सकते हो जब आप एक और फीस पे करोगे अपॉइंटमेंट की। पहले आपने सर्विस फी पे की और फिर आती है अपॉइंटमेंट फी, जो आपने इंटरव्यू देने जाना है उसकी फीस है। पहले वो मैंने पे की थी $160, अब वो बढ़ के $195 हो गया, मैं चेक कर रहा था, तो वो $195 हो गया। अब आप वो पे करोगे। Once you have paid that $195, you have filled your DS-160 फॉर्म, जो कि आपको ही फिल करना चाहिए, जो कि किसी कंसल्टेंट को फिल नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा अपने वाईफाई से, अपने घर से फिल करो ये DS-160 फॉर्म। यकीन ये अपने दिमाग में रखना कि आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, उनके लिए ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने कहाँ से किधर से बैठ के फिल किया था। मुझे नहीं पता कैसे वो करते हैं, लेकिन वो कर लेते हैं, तो आपको अंदाजा तो होगा वो कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो हमसे 1000 गुना आगे चल रहे हैं भाई। इनकी सोच आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे इधर आके। तो खैर, आपने वो DS-160 फॉर्म फिल कर लिया, पैसे भर दिए, आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट की डेट में भी चीज़ें मिलती हैं, बस आप फिर उस दिन मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अपॉइंटमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर आप उस दिन जाते हो, इंटरव्यू देते हो, हार्डली 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू चलता है। उसमें से वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 बेसिक क्वेश्चन है। वाई USA, सॉरी विच यूनिवर्सिटी, विच कोर्स, वाई USA, हु इज योर स्पॉन्सर। ये 4 क्वेश्चंस तो मस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस पता है, बस आपने 2-3 महीने लगा के ना आंसर फिगर आउट करने हैं, स्टोरी फिगर आउट करनी है, आंसर्स नहीं, स्टोरी बनानी है। स्टोरी 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉरी, स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो F1 वीज़ा इंटरव्यू असल चीज़ है, ये असल गेम है, ये असल मुश्किल चीज़ है जो कि आपको क्लियर करनी है। F1 वीज़ा इंटरव्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है जिसकी चीज़ की आपको बेतहाशा प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी, लोगों से पूछो, इंटरव्यूज़ देखो, फेसबुक पे जाके देखो, कोई फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है तो क्यों पास हो रहा है। इसके ऊपर चीज़ें वर्कआउट करो। और हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है। ये नहीं होता जिसका अप्रूव हो गया चलो मैं उसकी स्टोरी छाप देता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसका आप देखो क्यों अप्रूव हुआ है, उस तरह अपनी प्रोफाइल में देखो कि वो क्या चीज़ मेरी प्रोफाइल में है, तो स्टोरी पे फोकस करो। एंड दैट्स इट। वंस यू गेट योर F1 वीज़ा, आप फिर यूनिवर्सिटी आते हो, आप मतलब यू आर गुड टू गो। आपके पास DS-160 फॉर्म है, F1 वीज़ा अब 3-4 दिनों में लग के आ जाता है। तो आपको पासपोर्ट, F1 वीज़ा जिसके ऊपर लग के आएगा, वो DS-160 फॉर्म, I-20 लेटर। I-20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेके फिरते रहना है। USA में भी जिधर भी पुलिस पकड़ेगी वो I-20 पहले मांगेगी आपसे, तो वो लेके आप एयरपोर्ट आ जाओ, फ्लाइट पकड़ो और अमेरिका आ जाओ, कोई कुछ नहीं करने वाला। अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करने की बात नहीं की, क्योंकि पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको कहते हैं ना $1000 फ़ी पे करने की पड़ेगी, $200, पता नहीं जितने भी डॉलर ये कंसल्टेंट कह रहे होते हैं, ये झूठ बोलते हैं यार, ये झूठ बोलते हैं। खुदारा, अगर आपने नहीं भी US से अप्लाई करना है ना, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने दोस्तों को, जो भी अप्लाई कर रहा है, आपका बेटा कर रहा है, भाई कर रहा है, दोस्त कर रहा है, बहन कर रही है, जो भी कर रहा है, उसको सिर्फ इतना कहो कि USA के लिए कंसल्टेंट के पास ना जाए। प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको बताऊंगा किस स्टेप पे क्या करना है, किस स्टेप पे कैसे करना है। प्लीज़ मैं आपको खुद बताऊंगा। मेरे यहाँ पे मैं बताऊँ 15 पाकिस्तानी रह रहे हैं इधर यार, यकीन जानो एक ने भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया यार, सारे खुद आए हैं, सारे खुद आए हैं, यकीन जानो। खैर, एक सबक जो कि मैं आपको दूंगा, कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, USA के लिए कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। USA के वीज़ा हर किसी को मिल सकता है, USA के वीज़ा हर किसी को मिल सकता है। इसके अंदर सिर्फ आपने रिसर्च करनी है, और आपको लाइक $50,000 भी, जिसने रिसर्च की, मैं इधर सब चीज़ें नहीं बता रहा, जिसने रिसर्च की ना, मैं उसे ये बता दूँ, उसके लिए $50,000 दिखाना भी आसान नहीं होगा। एक बार रिसर्च करो तुम्हें खुद पता चलेगा इस बात का क्या मतलब है। रिसर्च करो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये दिखाना कैसे आसान हो सकता है। फीसें माफ़ भी हो जाती हैं इधर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हर पॉइंट के ऊपर एक अलग वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। और USA इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो ये कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो USA ज़रूर आओ, और USA इज़ द बेस्ट प्लेस। कुछ इंजीनियरिंग के ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग को, बैचलर्स को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया, मतलब मैंने मोस्टली एक रात पढ़ के पेपर पास किए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ USA के लिए स्पेसिफिकली बात करूँ कि काश मैंने वो चीज़ें सीरियसली ली होती और उनको डिटेल्ड में पढ़ा होता, तो आज मेरी लाइफ और ज़्यादा आसान होती।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी बैचलर्स को सीरियस लो। कितने टॉपिक्स ऐसे आते हैं बंदे को लगता है यार ये कहाँ पे काम आएगा। लाइक मैं अब आपको नाम नहीं ले रहा, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इस तरह होगे ना। तो प्लीज़ मैं आपको ये बता दूँ, इंजीनियरिंग में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ इतनी इंटरलिंक्ड है कि यू हैव नो आइडिया। मैं 3D प्रिंटिंग पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो चुके हैं, CNC मशीन के कोड अगर आप लोगों को याद होंगे जो मेरे दोस्त पढ़े हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, पॉइजन रेशियो इन्वॉल्व हो चुकी है, शेयर स्ट्रेस मॉडुलस, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग और डिटेल्ड। तो अगर आप वहाँ पे मेहनत कर लोगे, यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। मैंने वहाँ थोड़ी कम की थी, अब मुझे यहाँ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। खैर मैं ड्रैग नहीं कर रहा स्टोरी को, ऑलरेडी ये आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हैं फिर भी तो please do let me know. I would love to help you guys out. Or is there something, anything you wanted to know about, or is there something you want me to stress upon? So as in the video or in the topic I'm talking about, so you can just let me know and I'll make a video on that. So I'm just here to help you out because I know this is not an easy task. Thank you so much for your time and see you in another video.